आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप लोग जो भी है ये ना वीडियो पहली चीज। थोड़ा ब्लर आ रहा है सर। भाई अभी नेटवर्क सही होगा, अपने आप सही हो जाएगा। हम्म, फिलहाल पता नहीं, जब से चालू किया तब से ऐसे ही है। कितने लोगों को ब्लर आ रहा है? संभवी आपको भी ब्लर आ रहा है क्या? नहीं नहीं, क्लियर है। देखो भाई, तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम है भाई। आज मैं इतना बिजी हूँ कि मैं मुंह भी नहीं धोया हूँ। कुछ ज्यादा ही लग रहा हूँ साउथ अफ्रीकन। मेरा मुंह तो पोछी हूँ। एक सेकंड। ओके। हाँ, सबसे पहले ये आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनो। दो तीन चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज ये कि अगर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन मिलता है, फैक्चुअल क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको एक इलस्ट्रेशन दिया जाता है, उस इलस्ट्रेशन को आप कैसे आंसर करोगे, राइट? आप कितने लोगों के दिमाग में कभी कभी ये कोई आया बात कि अगर इलस्ट्रेशन दे दिया जाएगा तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे? कोई है जो ऐसा कभी सोचा हो? कोई है? स्वामी शरिता जी ने भी सोचा है, कल्पना वैश्य जी ने भी सोचा है, मोहित गुप्ता जी ने भी सोचा है। तो उस इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन को बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि जो लॉ ये लीगल रिसर्चर का स्क्रीनिंग टेस्ट होने जा रहा है, इसमें भी पूछेगा एक दो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। प्लस जो जुडिशरी होता है या एपीओ का एग्जाम होता है, उसमें भी क्या आता है? इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, उसका उसका एक अच्छा फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। इज इट क्लियर? हम अभी उड़ीसा जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का वो देख रहे थे। उड़ीसा जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का हमने अभी देखा, स्वामी शरिता जी ने भेजा हुआ था। तो हमने देखा कि उसमें भी ये सारे रिक्वायरमेंट है कि मतलब उसमें 90% क्वेश्चन होते हैं जो इस पर बेस्ड होते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, इलस्ट्रेशन बेस्ड होते हैं। इलस्ट्रेशन दे दिया होगा, उसका आपको कंक्लूजन निकाल करके आंसर लिखना होगा, राइट? अब हम क्या करेंगे, हम आज उस चीज को समझेंगे कि कैसे अगर इलस्ट्रेशन दिया होगा तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, पहली चीज। और उसको टैकल करने में कैसे अच्छे से टैकल करेंगे। दो चीजें होती है, एक तो टैकल करना है, दूसरा अच्छे से टैकल करना। क्योंकि बेटा आप किसी अगर आपको एक थेफ्ट का इलस्ट्रेशन दिया जाए कि मान लो कि कोई व्यक्ति यक्स है, ठीक है? वो व्यक्ति जो यक्स है, वो क्या कर रहा है कि किसी के पोजीशन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है। रिमूविंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द अनदर पर्सन इज कॉल्ड थेफ्ट। इज इट क्लियर? अगर आपको एक इलस्ट्रेशन दे दिया गया कि जब एक मूवेबल प्रॉपर्टी क्या थी, किसी एक व्यक्ति के पोजीशन में थी, उसको कोई एक सेकंड पर्सन आकर के उसको हटा देता है, ऐसे करके दिया गया। मान लो ए है, ऐसे आपको इलस्ट्रेशन दिया कि देयर इज अ पर्सन ए, ही हैज रिमूव्ड एन ऑब्जेक्ट। मान लो जेड था ऑब्जेक्ट का नाम, ए गोल्ड का था, और ये किसके पोजीशन से हटाया? इसने बी के पोजीशन, 20 पोजीशन से बेटा हटाया, ठीक है? उसके पोजीशन से हटाया। अब ये इलस्ट्रेशन हमको दे दिया कि तो फिर उसके बाद में कहता है डिटरमाइन डिटरमाइन वेदर ए हैज कमिटेड थेफ्ट और नॉट। ये एक इलस्ट्रेशन बेस्ड है, इसमें आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया है कि डिफाइन थेफ्ट, व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ थेफ्ट एंड व्हाट आर द केस लॉज। इज इट क्लियर? वैसे अभी प्रॉपर्टी की डिफिनेशन को चेंज कर दिया गया है। अगर ये क्या कहते हैं, आप लोगों ने बीएनएस में पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि प्रॉपर्टी में, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल दोनों तरह की प्रॉपर्टी को एड ऑन कर दिया गया है। संभव पढ़ी हो बेटा, नहीं पढ़ी हो ये वाली बात? नहीं सर, मैं वाले में नहीं पढ़ी हूँ। बेटा क्लास में पढ़ाया जा रहा था डिफिनेशन, तब क्या कर रही थी आप?
सर उस वक्त मैंने ज्वाइन नहीं किया था, उस वक्त मेरी तबीयत खराब थी, तो डेफिनेशन वाला नहीं किया मैंने, और तो लेक्चर भी बेटा नहीं तुमको दी। रिकॉर्डेड लेक्चर अटेंड करने चाहिए थे कि नहीं हाँ करने हाँ चाहिए था? सर, बस वही छूटा है, मुझे करना है। तुम पहले सॉरी बोलो कि तुमने अभी अटेंड नहीं किया। आई एम सॉरी सर, मैं कर लूंगी आज। हाँ बिल्कुल कर लो। और क्योंकि बेटा पूरे जैसे ही आप कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल दोनों प्रॉपर्टी को उसमें इंक्लूड कर लेते हो, वैसे ही थेफ्ट का पूरा हॉरिजॉन ही चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? क्योंकि थेफ्ट में पहले क्या था कि मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब एक कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। इज इट क्लियर? आप किसी के जमीन की चोरी नहीं कर सकते थे। आप किसी के जमीन की चोरी नहीं कर सकते थे। आप किसी के पेटेंट की चोरी नहीं कर सकते थे। आप किसी के कॉपीराइट की चोरी नहीं कर सकते थे। ये था कि आप इन्फ्रिंज कर सकते थे उसको। लेकिन जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी की डिफिनेशन में कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल दोनों तरह की प्रॉपर्टी को भारतीय न्याय संहिता ने एड ऑन कर दिया है, तो बेटा इसका मतलब अगर आप कॉपीराइट को भी चुराते हो, कहते हो ना कॉपीराइट चुरा लिया है, तो वो चुराना लिटरल चुराना हो गया। क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी की डिफिनेशन में आप दोनों आ गए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बेटा अब इसने आपको ये दिया, ये इलस्ट्रेशन दिया, आप इसको अप्रोच कैसे करोगे? क्योंकि आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट अप्रोच। आपको पता है कि इसमें थेफ्ट है, लेकिन उस थेफ्ट है, लेकिन उस थेफ्ट होने के बावजूद उस थेफ्ट को बताओगे कैसे, ये डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा। इज इट क्लियर रिचा बेटा? समझ रही हो रिचा रॉय? हाँ। तो आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन को देखने के बाद में उसको कैसे अप्रोच करोगे, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन को। अगर मान लो सिंपली आपसे पूछता कि व्हाट इज थेफ्ट, व्हाट इज थेफ्ट, व्हाट आर इट्स essential ingredients, discuss with leading case laws, ऐसे करके मान लो आपसे बेटा क्वेश्चन पूछ लेता। ऐसे करके अगर आपसे कोई से, एक सेकंड दूसरा कोई निकल लेता हूँ, हाँ ठीक है। ऐसे करके आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता, तो आपको तो पता है ना कि व्हाट इज थेफ्ट, इसका मतलब इसमें हमें थेफ्ट की डिफिनेशन लिख देनी है, तो सेक्शन 378 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में थी। इज इट क्लियर? उसी सेक्शन में से हमें निकाल करके क्या लिख देना, इसेंशियल इंग्रेडिएंट लिख देना है कि फर्स्ट इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द थेफ्ट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। दूसरा कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तीसरा उस मूवेबल प्रॉपर्टी का रिमूवल होना चाहिए, रिमूवल ऑफ द क्या कहते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द पोजेसर। देयर इज नो रेलेवेंसी ऑफ द ओनरशिप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओनरशिप का कोई लेना देना थेफ्ट में नहीं होता है। थेफ्ट अगर किसी के क्या कह रहे हो दुबे? विदाउट परमिशन भी ऐसी एलिमेंट है ना? क्या कह रहे हो? एग्जैक्टली वही बेटा, डिसऑनेस्ट क्या कहते हैं, अभी तो मैं पोजीशन और ओनरशिप में बता रहा हूँ, अगला वही है कि विदाउट हर कंसर्न, मतलब उसने कभी तुमको परमिशन नहीं दिया हुआ है और तुम उसके लिए ले रहे हो। जैसे धर्मेंद्र कुमार दुबे जी के पास बेटा मान लो कि एक गोल्ड की रिंग होती, और उस गोल्ड की रिंग को कृपा शंकर पांडे क्या कर देता, ले लेता। इनके बिना बिना परमिशन के, इनके बिना जानकारी के हम डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कि इसको जब मेरी शादी होने वाली होगी तो मैं अपनी बीवी को क्या कर दूंगा, एंगेजमेंट में पहना दूंगा। ठीक है, मैं ले लिया हूं, फिर मैं दुबे का हूं। बेटा ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन ये शो करता है, बेटा ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन ये शो करता है कि हमने क्या किया, हमने उस मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया अपने हाथों में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये थेफ्ट हो गया, हमने एसेंशियल इंग्रेडिएंट बता दिए। समझ रहे हो ना सब लोग? तो क्या होगा, लेकिन इसमें जो जो चीज बेटा, जो चीज बात कर रही है कि हमें पहले से ही इलस्ट्रेशन दे दिया गया है, जैसे एक आपको पूरा पूरा केस बता दिया गया कि ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए, और सब कुछ बता दिया गया। अब उसको कैसे अप्रोच करोगे, उसका आंसर कैसे लिखोगे? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आज हम लोग वही डील करने जा रहे हैं। कृतिका बेटा आपने हमसे मांगा था, कृतिका आप हो यहाँ पे?
कृतिका, आपने हमसे कहा था कि सर सैंपल दे दीजिए ऐसे का, आपने सैंपल देखा? बेटा टॉपिक्स नहीं, आज हमने सैंपल ऐसे भी भेजा है। हाँ, 5 सैंपल ऐसे हमने लिख करके भेज दिया है। किसी ने देखा वो सैंपल ऐसे? रिचा, आपने देखा? ऊपर के जो टॉप मतलब जो 5 नंबर के जो टॉपिक उस 25 में से थे, उन 5 पे हमने ऐसे लिख के दे दिया है। और हमने जो अप्रोच बताया था कि ऐसे अप्रोच में ऐसे शुरू करना है, ऐसे अंत करना है, ऐसे बॉडी, सब कुछ उसमें इंक्लूड करके दिखा दिया है। इज इट क्लियर? कृतिका, बेटा देख लेना जा करके एक बार। है, उसको देख लेना। प्लस हमने आपसे कहा था कि हम आपको लॉ में भी ऐसे टॉपिक दे देंगे कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में। स्क्रीनिंग टेस्ट में ही नहीं, आपसे उससे बाहर उसमें भी नहीं पूछा जाएगा, इंटरव्यू में भी। आज हम आपको अभी क्लास खत्म होने के तुरंत बाद वो भेजेंगे डॉक्यूमेंट। आप लोग बहुत ज्यादा अटेंटिवली पढ़ना, और उस डॉक्यूमेंट को एज ए गाइडिंग टूल यूज करते हुए, उस डॉक्यूमेंट को बेटा क्या करते हुए, उसको एज ए गाइडिंग टूल यूज करते हुए हमको अपनी कोर्स ऑफ प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर ये वो लॉ क्लर्कशिप वाला है क्या? सर मेरा तो हुआ नहीं है। नहीं बेटा, सबको ही संभव दे ये जो सकते मैं हैं पढ़ा क्लास? ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या कल जो मैंने पढ़ाया था, बेटा संभवी आप जुडिशियल उसका जब जुडिशरी का एपीओ का पेपर दोगी, उसमें भी ऐसे लिखना होगा। अच्छा अच्छा ठीक है। अप्रोच सबका सेम है, अप्रोच सबका सेम है। इज इट क्लियर? संभवी सुन रही हो? ओके सर ओके। हाँ, पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि जो आज हम ये इलस्ट्रेशन बेस्ड सॉल्व करने की तरीका बताने जा रहे हैं, ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में हर लॉ के पेपर में काम करेगा। मतलब अगर वो हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, बीएसए हो, कोई सा भी पेपर हो, सब में क्या होगा, सेम अप्रोच आप लोगों को लगाना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेहा मौर्य बेटा, आप समझ पा रही हो? नेहा मौर्य, बहुत बढ़िया। तो हमको क्या करना है, हमको अपना दिमाग एकदम खुला रखना है, क्योंकि हमको सब कुछ अटेंड करना है। कैसे? कुछ आप लोगों में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि सब चीज को कैसे टैकल करें एक साथ। सब चीज को टैकल किया जाता है, सारे सारे सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक्सपर्ट किसी एक सब्जेक्ट में हो, जैसे अगर मान लो आप ज्यूरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट हो, और कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लिया गया, आप ऐसे कौवा जैसे मुंह फैला के बैठे हुए हो, नहीं भाई, आपको सब आना चाहिए। यू आर द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट नीड्स टू बी एक्सपर्ट इन एवरी सब्जेक्ट। जब आप बड़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, मतलब 40-45 साल की, जब आप स्टूडेंट नहीं रह जाओगे मतलब फॉर्मल वे में, तब आपकी एक एक्सपर्टीज किसी एक सब्जेक्ट में होनी चाहिए। अभी आपकी एक्सपर्टीज सारे सब्जेक्ट में होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम अगर आईपीसी बताए तो हमको आप आईपीसी भी उतने ही इफेक्टिवली बताना चाहिए, जितना हम एविडेंस बताते हैं, जितना हम ऐसे बताते हैं, उतने ही क्वालिटी बताएं। समझ रहे हो सब लोग? साइबर लॉ अगर हम बताने वाले हो, तो हम साइबर लॉ भी उतने ही इफेक्टिवली बताएं। अगर हम किसी को मान लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहे हैं, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमारी एक साउंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साउंड नॉलेज होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आज हमारा क्या अप्रोच रहने जा रहा है कि हाउ टू डील विथ हाउ टू डील विथ द इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। आर यू रेडी? संभवी बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का हाथ पैर फूल जाता है, ये वाला क्वेश्चन जब सामने आता है, ये क्या उठाने। तो क्या होता है बेटा, हाथ पाँव आपका हाथ, ना हाथ फूलना चाहिए ना पाँव फूलना चाहिए। इज इट क्लियर? इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइप में हमने आपको बताया था फैक्ट इन इश्यू कोई चीज होती है। फैक्ट इन इश्यू क्या बताया था रिचा रॉय, बताओ। अच्छा, और
और क्या बताया था? हाँ, नहीं ये बहुत बढ़िया याद आ रहा है तुमको। प्लस उसमें बताया था कि वो राइट लायबिलिटी और जो भी चीज है उसको एक पार्टी असर्ट करे और दूसरी पार्टी डिनाई करे। इज इट क्लियर? तो अगर जो अभी मैंने इलस्ट्रेशन लिया था कि अगर मैं किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके पोजीशन से रिमूव कर दूं विदाउट हिज कंसेंट, समझ रहे हो? तो ये इसमें बेटा फैक्ट इन इश्यू क्या बनेगा? मान लो कि ए ने क्या किया है? रिमूव किया है। ए ने रिमूव किया है क्या? बी के पोजीशन से गोल्ड की रिंग को, गोल्ड की रिंग को ए ने रिमूव किया बी के पोजीशन से। ध्यान से सुनो तुम लोग। अब क्वेश्चन आया है कि वेदर ए हैज कमिटेड थेफ्ट और नॉट। क्वेश्चन है। अब बेटा फैक्ट इन इश्यू इसमें क्या है? वेदर ए हैज कमिटेड थेफ्ट और नॉट। ए इस चीज को डिनाई करेगा कि हमने थेफ्ट कमिट ही नहीं किया बेटा। ये तो यही कहेगा ना। कौन कहेगा कि हाँ मैं चोर हूं? नेहा बताओ बेटा, नेहा बोल रहा क्या? क्या ये कहेगा कि हाँ भैया मैंने ही बी की गोल्ड रिंग चुराई है? कहेगा? नहीं कहेगा। एग्जैक्टली मतलब ये वाला फैक्ट ए डिनाई कर रहा है। ए इज डिनाइंग दैट फैक्ट। बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। इसी के ऊपर अभी मैं एक फॉर्मूला दूंगा, उसी फॉर्मूले पर आप सब लोगों को क्या कर देना है? सारे के सारे क्वेश्चन को फिट कर दिया करना है। इज इट क्लियर? अभी पहले ध्यान से समझ लो। अब बी क्या कहेगा? बी किस चीज को एक्सेप्ट करेगा? बी एक्सेप्ट करेगा, बी इज असर्टिंग दैट ए हैज कमिटेड थेफ्ट। कि ए ने बेटा क्या किया है? ए ने, अनु बेटा आप बताओ, अनु ए ने क्या कमिट किया है? थेफ्ट कमिट किया है। और बी क्या कहेगा? सॉरी, ए क्या कहेगा कि मैंने कमिट नहीं किया है, और बी क्या कहेगा कि मैंने कमिट किया है। मतलब ये फैक्ट इन इश्यू बन गया। फैक्ट इन इश्यू, यप आई आई। बहुत ध्यान से सुनना तुम लोग। या इसको हम और क्या कह सकते हैं? फैक्ट इन इश्यू को कह सकते हैं क्वेश्चन इन्वॉल्व। क्वेश्चन इन्वॉल्व। समझ रहे हो ना सब लोग? समझ रहे हो ना सब लोग? ये क्वेश्चन इन्वॉल्व इसमें क्या है कि वेदर ए हैज कमिटेड थेफ्ट और नॉट। इफ ए हैज कमिटेड थेफ्ट, अगर ये बात प्रूफ हो जाती है कि ए हैज रिमूव द मूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज गोल्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ बी विदाउट हिज कंसेंट, then that statement, that evidence signifies that A has committed theft. Is it clear to everyone? समझ आ रहा है सबको? अब भैया थम्सअप वम्सअप कर दो यार कोई। हम बहुत बढ़िया सुचेता अनुकूल। तो अब क्या होगा? पहली चीज हमको क्या आइडेंटिफाई करनी है उस अपने फैक्ट में से? पहली चीज आइडेंटिफाई करनी है व्हाट इज द फैक्ट इन इश्यू। व्हाट इज द फैक्ट इन इश्यू। दूसरी चीज नंबर टू हम क्या करेंगे? एप्लीकेबल 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 प्रोविजन ऑफ लॉ। ये कृतिका बताएंगी। बताओ बेटा इसमें कौन सा प्रोविजन ऑफ लॉ लागू होगा अगर इस चीज से हम डील कर रहे हैं? बताओ कृतिका। हाँ बताओ क्या? बेटा आप सुन नहीं रही हो क्या? आवाज ब्रेक हो जाता है यहाँ का नेटवर्क। कहाँ कहाँ पे हो आप? अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं फिर रिपीट कर देता हूँ अगर आप बिहार से हो तो। बेटा देखो, मैं कह रहा हूं कि ए हैज रिमूव्ड, मतलब ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि ए हैज रिमूव्ड गोल्ड रिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ बी विदाउट हिज कंसेंट। बिना बी के कंसेंट के ए ने क्या किया? उसकी गोल्ड रिंग को उसके पोजीशन से रिमूव कर दिया।
और उस रिमूवल में उसका जो इंटेंशन था वो कैसा था, डिसऑनेस्ट था। कैसा था, डिसऑनेस्ट। ये फैक्ट है। अब ये फैक्ट है, प्रूफ कुछ नहीं है, अभी सिर्फ फैक्ट की बातें की जा रही है। अब क्वेश्चन इसमें बनेगा बेटा, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या इन्वॉल्व होगा कि वेदर ए हैज कमिटेड थेफ्ट ऑफ गोल्ड रिंग और नॉट। क्वेश्चन तो यही बनेगा ना कृतिका। थेफ्ट हो जाए। हाँ, थेफ्ट हो जाएगा बेटा। तो हम पहली चीज क्या डील करेंगे इसमें, व्हाट इज फैक्ट इन इश्यू। हेडिंग क्या डालेंगे हम, फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू में हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे, वेदर ए हैज कमिटेड थेफ्ट और नॉट। मतलब कि क्वेश्चन इन्वॉल्व क्या है, वेदर ए हैज कमिटेड थेफ्ट और नॉट। इज इट क्लियर। हाँ, नंबर 2, अब फैक्टिंग इश्यू किसे कहते हैं। फैक्टिंग इश्यू मतलब होता है एक व्यक्ति उस चीज को डिनाई कर रहा है, दूसरा व्यक्ति असर्ट कर रहा है। अब वो राइट्स लायबिलिटीज दूसरे की क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है, या तो उसकी राइट्स एंड लायबिलिटीज को खत्म कर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। नाउ नंबर 2 हेडिंग, ये नंबर 1 हेडिंग हो गई। ऋचा रॉय बेटा समझ रही हो आप, ऋचा रॉय। पहला हेडिंग में हमने क्या हमने पहले हेडिंग फैक्ट से क्या निकाला, पहले हेडिंग में हमने निकाला व्हिच क्वेश्चन इज इन्वॉल्व हियर। इज इट क्लियर। नंबर टू हेडिंग बेटा होगी अपनी कि कौन सा प्रोविजन ऑफ लॉ एप्लीकेबल होगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कृतिका आपसे कि बेटा इस फैक्ट में कौन सा प्रोविजन ऑफ लॉ लागू होगा, बताओ कृतिका। आर यू लिसनिंग टू मी, बताओ। अरे बेटा मैं प्रोविजन पूछ रहा हूँ, नाम नहीं पता तो मैं चिल्ला के बता रहा हूँ थेफ्ट लागू, कौन सा प्रोविजन लगाओगी, फिर सेक्शन नंबर बताओ, इंस्टीट्यूट का नाम बताओ। भले बताओ हिंदी मीडियम हो तुम कि इंग्लिश मीडियम हो। इंग्लिश मीडियम, अच्छा हाँ, फिर प्रोविजन का नाम बताओ और इंस्टीट्यूट का नाम बताओ। बेटा इंडियन पिनल कोड या भारतीय न्याय संहिता लगेगा, क्या लगेगा, एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ लॉ, थेफ्ट का प्रोविजन, यानी सेक्शन, कौन सा सेक्शन लगेगा बेचारा बताओ कितना, ऑफ एग्जैक्टली सेक्शन 303 ऑफ BNS। और क्या लगेगा, या सेक्शन आईपीसी का कौन सा सेक्शन है थेफ्ट का, कौन बताएगा सर 378 378 एग्जैक्टली 378 ऑफ आईपीसी। तो कि दोनों सिमिलर प्रोविजन है, डिफरेंस इतना है कि मूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ आईपीसी में थी, मूवेबल प्रॉपर्टी की जो डिफिनीशन थी वो सिर्फ कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी तक सीमित थी। यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की डिफिनीशन को इन्वॉल्व कर दिया गया है बीएनएस में, और कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल दोनों प्रॉपर्टी को समाहित कर लिया गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ लॉ बेटा क्या लिखोगे, सेक्शन 303 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 और इंडियन पिनल कोड 1860। इज इट क्लियर टू एवरीवन। नेहा मोरे बेटा समझ पा रही हो आप, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे सबसे पहले ऐसे लिखेंगे कि सेक्शन 303 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 और सेक्शन 378 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, ठीक है, प्रोवाइड्स आर विल बी एप्लीकेबल टू दिस सिचुएशन। ध्यान से सुनो सब लोग, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। ये लिखोगे, आप फिर लिखोगे उसमें क्या, उसके तुरंत बता दोगे कि अंडर सेक्शन 378 और सेक्शन 303 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता इट प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ पर्सन मतलब वो एक व्यक्ति, हिंदी वाले भी ध्यान से सुने, जब एक व्यक्ति बिना कंसेंट के किसी दूसरे व्यक्ति के मूवेबल प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता है, उसके पोजीशन से, ओनरशिप की बात नहीं होती थेफ्ट में, उसके पोजीशन से रिमूव कर देता है बेटा, तो थेफ्ट हो जाता है। और वो रिमूवल कैसा होना चाहिए, विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ये बच्चे हम लिखेंगे इसमें, ये बात हम इसमें लिखेंगे कि सेक्शन 303 ऑफ भारतीय न्याय संहिता
Section 378 of Indian Penal Code will be applicable, and according to this section, when a person removes the movable property from the possession of any other person with dishonest intention without his consent, then it constitute कृतिका बताओ बेटा क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा? थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो ये बात आपने बता दिया। आदित्य बेटा, आदित्य पांडे, आप समझ रहे हो? हाँ, बहुत दिन बाद दिखे यार आदित्य तुम। अच्छा अच्छा, एडमिशन कहाँ लिए हो तुम? मतलब कहाँ, कहीं पे एडमिशन लिया भी नहीं लियो? अच्छा, 150 है तुम्हारा, मतलब 150 नंबर है। चलो कोई बात नहीं, घबराओ मत, अगली बार ले लेना अगर ना हो इस बार हो तो। अब देखो, ध्यान से सुनो सब लोग। अब दूसरा, पहला हमने फैक्ट निकाल लिया, दूसरा हमने एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ लॉ निकाल लिया, तीसरा हम लगाएंगे एनालॉजी और एनालिसिस ऑफ द प्रोविजन और एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन। इसमें था एप्लीकेबल प्रोविजन, इसमें लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन। ध्यान से सुनो सब लोग, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन। इसी को एक चीज और कह सकते हैं बेटा रिचा, ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन दिख रहा है सबको? अच्छा, इसमें वेबस में नहीं दिख रहा है, रुक जाओ, इसको ऊपर लिख रहे हैं। ध्यान से सुनो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, नंबर 2 क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन या उसी एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन को और क्या कहेंगे? एनालिसिस ऑफ फैक्ट विद रेफरेंस टू इनका नहीं हो रहा भाई। एनालिसिस ऑफ प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू क्या? एनालिसिस ऑफ प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू फैक्ट, ये हेडिंग होगी हमारी। चाहे ये वाली हेडिंग डालना बेटा, चाहे ये वाली हेडिंग डालना, 2 हेडिंग लिखा है, क्या दिख रहा है आपको? हाँ, 2 हेडिंग लिखा मैंने, एक तो ये बेटा जो एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ लॉ आपने बताया सेक्शन 378 या सेक्शन 303 या भारतीय न्याय संहिता, ये एप्लीकेबल कौन सा प्रोविजन लगेगा और वो कैसे लगेगा उसमें हमें बताना है, अपने फैक्ट पर लगा के दिखा देना है। फिर उसके बाद में नंबर फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी से नंबर मिलेगा, ये सब तो खाली स्ट्रक्चर है। तो नंबर 4 क्या होगा, मैं इसको इरेज कर सकता हूं आप लोगों को परमिशन हो तो? नंबर 4 बेटा हो जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखोगे फ्रॉम दी अबव एनालिसिस, ये एनालिसिस कर रहे हो ना, थम्स अप करो। मोहित गुप्ता, आप समझ रहे हो बेटा? मोहित गुप्ता, यस सर। बहुत बढ़िया, ये बेटा समझ पा रहे हो? जी सर। हाँ, तो क्या होगा, आप इसमें एनालिसिस करके और कंक्लूड क्या करोगे? फ्रॉम अबव एनालिसिस it is proved or it can be concluded that A has committed theft. From above analysis it can be concluded that A has committed theft. समझ रहे हो सब लोग? ये ऐसे होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। कोई भी आएगा जब आपके पास, क्या कोई भी फैक्ट मतलब इलस्ट्रेशन बेस्ड इलस्ट्रेटिव वो आएगा, जो कि आता ही आता है सब पेपर में, जुडिशरी के पेपर में भी आएगा, एपीओ में आएगा, लॉ रिसर्चर में भी आएगा। तो उसको ये स्ट्रक्चर लीजिए आपने। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते क्या है, इस अप्रोच को?
शॉर्ट फॉर्म में बेटा इसको कहते हैं क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इन्वॉल्व था। नंबर 2 ए, नंबर 2 ए, नंबर 3 भी क्या किया मैंने, ए किया, ए, और नंबर सी। इसको क्या पढ़ेंगे नीचा, बताओ क्या पढ़ोगी आप इसे, क्यू ए ए सी, संभाविक पढ़ के बताओ क्या पढ़ोगी इसको। काक लग रहा है, काक। हाँ कॉक कह दो। तो इसका मतलब इसको ये अप्रोच कहते हैं, कॉक अप्रोच, कॉक अप्रोच ऑफ सॉल्विंग इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन। अब क्यों से क्वेश्चन इन्वॉल्व मतलब फैक्टिंग इश्यू। ए से पहले इसे एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ लॉ, एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ लॉ, अगले इसे एनालिसिस ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ और एप्लीकेशन ऑफ दैट प्रोविजन ऑफ लॉ ऑफ द गिवन फैक्ट। सी कंक्लूजन ड्रॉन, क्या कंक्लूजन ड्रॉन करोगे उस चीज से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? धर्मेंद्र दुबे समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। अब ये बताओ, कोई भी इलस्ट्रेशन हो, इलस्ट्रेशन तो आपके सारे बेरक में दिए होते हैं, बेरक देखे हो सब लोग, बेरक में इलस्ट्रेशन देखे हो, तो वहीं से बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखना, देखो आपको आता सब कुछ है, यू नो एवरीथिंग। अब करना क्या है, उसको अप्रोच कैसे करोगे, तो पहले उसमें तो उसको ध्यान से एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ लोगे, मतलब 25 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा लगता नहीं है। उसको पढ़ने के बाद में बेटा क्या करोगे, ये देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन इन्वॉल्व है, मतलब हमको हेडिंग बनाना है कि क्वेश्चन इन्वॉल्व, चाहे क्वेश्चन इन्वॉल्व बना देना, चाहे फैक्टिंग इश्यू बना देना। ये समझ रहे हो सब लोग? हम सब करोगे वाली बात समझ रहे हो तो। नंबर टू बेटा क्या करोगे उसमें, अब पहले तो क्वेश्चन इन्वॉल्व आपने निकाल दिया, फिर उसके बाद में इसमें कौन सा प्रोविजन लागू होगा, एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ लॉ लगाओगे, उस प्रोविजन को लिखोगे, उस प्रोविजन के बारे में बताओगे। नंबर 3 हेडिंग डालोगे कि एप्लीकेशन ऑफ दैट प्रोविजन ऑफ लॉ, मतलब उस जो प्रोविजन एप्लीकेबल है इस पे, उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, प्रोसीजर बताओगे। दोनों का एक दूसरे से क्या कराओगे, संगम कराओगे कि कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, अपने गिवन फैक्ट में वो कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बता दिया आपने। जैसे ही आपने बताया, जैसे आपने ये बात बताई, उसके बाद में क्या करोगे बेटा, उसके बाद में कंक्लूजन ड्रॉन कर दोगे। तो कंक्लूजन में क्या बताओगे, जो आपको अपने एप्लीकेशन ऑफ लॉ से पता चला है कि या तो ये थेफ्ट किया है या तो थेफ्ट नहीं किया है, ये एकदम क्लियर लिखना कि वेदर ए हैज कमिटेड थेफ्ट और नॉट। तो अगर कमिट किया है आपके अकॉर्डिंग, लिखना है from the above analysis of the applicable provision of law, it can be concluded that A has committed the theft of gold ring of B. Is it clear? और या अगर आपके एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन से, आपके एप्लीकेबल लॉ से, आपके एनालिसिस से ये पता चलता है कि ए ने क्या किया, थेफ्ट नहीं कमिट किया है, तो आप क्या बताओगे कंक्लूजन में कि ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट, ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया कैसे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? कृतिका बेटा आप समझ पा रही हो? मोहित Yes. गुप्ता Yes. बहुत बढ़िया। रोहित मिश्रा बेटा आप एकदम अच्छे समझ गए? यस सर। हाँ, नाउ दूसरा सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा लॉ में। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, पहला लैंग्वेज का पेपर होगा और दूसरा कौन सा पेपर होगा, लॉ का पेपर होगा। लैंग्वेज के पेपर में सिर्फ ऐसे पूछा जाएगा जिसकी क्लास हमने लेकर के और ऐसे लिख करके सब बता दिया आपको। दूसरे पार्ट होगा उस क्वेश्चन पेपर का लॉ का। उस लॉ के पेपर में से बेटा 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे, एक इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा और दूसरा सिंपल क्वेश्चन होगा।
सिंपल क्वेश्चन, जैसे पूछेगा आपसे व्हाट इज डिक्री, सीपीसी में डिक्री पढ़े होगे ना, कितने लोग डिक्री पढ़े हैं? ऐसा में सकता, बताओ व्हाट इज डिक्री। 2 में है डिग्री। हाँ भैया है तो होने से क्या होता है, मैं पूछ रहा हूँ क्या है डिक्री, डेफिनेशन बता पूछ रहा हूँ। डीके सॉरी शौमिल शरीका बताओ। शांभवी मिश्रा आप डिक्री की डेफिनेशन बताओ बेटा। हेलो, बस इतना ही पता है, फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एडजुडिकेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, समझो बात को आप लोग। ये सबको क्लियर हो गई ये वाली बात? ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ रहे हो ना सब लोग? हम सब करो एक बार अगर समझ रहे वाली बात तो। अब वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे देखो। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी चीज कि जो सिविल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सिविल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्रिमिनल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों को सॉल्व करने का जो अप्रोच होगा आपका सेम होगा। दोनों को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा संभवी? सिमिलर। सेम होगा, सिमिलर होगा। इज इट क्लियर? डीके दुबे कोई डाउट इस वाली बात में? नो सर। हाँ तो अब हमने इलस्ट्रेशन, अगर आपसे क्रिमिनल लॉ का पूछा जाता है तो भी ये अप्लाई करोगे। सिविल लॉ का पूछा जाता है, जैसे जैसे मान लो पूछा ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन पढ़े हो सब लोग सीपीसी में? ये ज्यूरिसडिक्शन कितने तरीके का होता है, रोहित मिश्रा बताओ बेटा। सर पेक्यूनियरी, सब्जेक्ट मैटर और टेरिटोरियल, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। ठीक है। सर 4 प्रकार, ये हाँ दुबे बताओ। हाँ एक और है। 4 प्रकार का। हाँ नमो बताओ सबका। एक जिस स्थान पे हुआ है, ठीक है, वाद और जहाँ रहने वाला है, ठीक है, या जुडिकेशन की जो है कोर्ट का, ठीक है, और एक होता है कि अगर जहाँ पार्टी गई होगी लास्ट बार। ठीक, बेटा इसे इसे ये तो तुम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बता रहे हो कि कौन सी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी उसकी, कौन सी कोर्ट में ट्रायल चलेगा, ये इसकी बात कर रहे हो, कहाँ पे सूट फाइल किया जाएगा उसकी बात कर रहे हो। वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन इज बेसिकली ऑफ 3 काइंड ऑफ, 3 टाइप्स। पहला पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन होता है कि पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब वो जो कोर्ट है, जो अदालत है, उसका पैसे मतलब कितने पैसे तक के मामले को सुन सकती है, कितने रुपए तक के मामले को सुन सकती है, उसे पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। सेक्शन 6 और सेक्शन 15 आप सीपीसी पढ़े होगे आप लोग, कितने लोग पढ़े हो? हम सब करो भाई संभवी, तुमको तो पढ़ा होना चाहिए सब। सेक्शन 6 यानी सेक्शन धारा 6 में और धारा 15 में पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब होता है कि कितने पैसे तक के मामले को एक कोर्ट सुनवाई कर सकती है, इसे पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। दूसरा होता है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन मतलब होता है कि किस तरीके के मामले को, जैसे जो फैमिली कोर्ट होती है वो सिर्फ फैमिली के डिवोर्स, मैरिज, इन सारी चीजों से रिलेटेड केसेस को सुनती है, समझ रहे हो सब लोग? जो सिविल कोर्ट होती है वो सिविल मैटर को सुनती है, जो क्रिमिनल कोर्ट होती है वो क्रिमिनल मैटर को सुनती है। तो उनका सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन क्या है, डिटरमाइंड है कि फैमिली कोर्ट का सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा बेटा सांभवी? फैमिली रिलेटेड मैटर होंगे, शादी हुआ, डिवोर्स हुआ, सक्सेशन हुआ। इज इट क्लियर? जो क्रिमिनल कोर्ट होंगे उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर होगा, मतलब क्रिमिनल उससे उनका सब्जेक्ट मैटर होगा। नंबर 3 होता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मतलब होता है क्षेत्राधिकार, मतलब कितने
कितनी दायरे तक उसका क्षेत्राधिकार है, कितनी जगह तक। जैसे अगर कोई कोर्ट है जो गोरखपुर में है, तो उसका गोरखपुर का जो रिस्ट्रिक्शन होगा वो गोंडा में जाकर के अपना नहीं जो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकती है। इज इट क्लियर? कोई अगर पटना की कोर्ट है बेटा, वो मुंगेर के मामले को नहीं सुन सकती। समझ रहे हो बेटा? हम सब करोगे वाली बात समझ रहे हो? तो उसे हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। क्लियर हो रहा है ये बात? तो आपसे सर। पूछेगा। हाँ बोलो। सर कॉन्करेंट क्या होता है? कॉन्करेंट भी होता है क्या शायद? कंकरेंट, जी सर। कंकरेंट सर कोई आइडिया ऐसा इसके बारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं। नहीं है। कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन देखो, कंकरेंट मतलब होता है समवर्ती। एक ही सब्जेक्ट मैटर पे, एक ही चीज पे दो कोर्ट का जब ज्यूरिसडिक्शन होता है तो उसे कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, कि मान लो, देखो ये एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल है खाली, कि मान लो ये एक जिला है ए, ये दूसरा जिला है बी, और किसी का घर यहाँ पे बना हुआ है एकदम बीचों बीच में, जहां पे बी का बी बॉर्डर खत्म होता है, ए मतलब ए और बी के बॉर्डर पर घर बना हुआ है। तो समझ रहे हो बेटा रोहित? यस सर, यस सर। अब इस जगह पर बेटा ना ए में है ना बी में है। समझो कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। इसका मतलब ये इसमें ए वाली कोर्ट का भी ज्यूरिसडिक्शन है, बी वाली कोर्ट का भी ज्यूरिसडिक्शन है, दोनों का कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन है। जी सर। आप डिटरमाइन करेगा कौन करेगा कि कौन सी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी? ये इसकी सुपीरियर कोर्ट, यानी जो यहाँ का, अगर मान लो ये डिस्ट्रिक्ट, मान लो डिस्ट्रिक्ट है ये बी, ये ए है, और तो इसका जो हाई कोर्ट होगा उस स्टेट का जिसमें ये दोनों डिस्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है, उस स्टेट की हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन वाली कोर्ट, कि बी वाली कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा कि ए वाली कोर्ट लेगी। समझ रहे हो रोहित? जी सर, जी सर। ये कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन मतलब एक ही सब्जेक्ट एक से मैटर पर ज्यादा, दो लोगों हाँ। का ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे Yes. एक कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट लिस्ट होती है, पढ़े हो ना सब लोग? यस सर। बेटा कंकरेंट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों के पास सिमिलर प्रोविजन मतलब पावर होती है। सब्जेक्ट मैटर पर दोनों स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों लॉ बना सकती है। समझ यस सर, रहे हो? यस। तो अब कौन लॉ बनाएगा किस मैटर पर, या किसका लॉ प्रिवेल करेगा, ये कैसे डिटरमाइन होगा? ये उसमें जो और प्रोविजन दिए हो सकते हैं, आर्टिकल 254 पढ़े होंगे आप लोग, कि व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट्री लॉ एंड स्टेट मेड लॉ, देन द पार्लियामेंट्री लॉ कैन प्रिवेल। पढ़े हो नहीं पढ़े वाली बात? जी सर, जी। इसी तरह से बेटा यहाँ पे अगर दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कौन डिसाइड कर देगा? हाई कोर्ट डिसाइड कर देगा हाई कि कोर्ट। किसका ज्यूरिसडिक्शन होगा। इज इट क्लियर? तो ये कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन कोई टाइप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। समझ रहे हो रोहित? यस सर, यस सर, समझ गए। ज्यूरिसडिक्शन वो खाली तीन ही तरीके का होता है, एक तो पिक्यूलियरी हो गया, एक टेरिटोरियल हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया। कि किसी को और कुछ पता हो तो बता दो भाई। हाँ, अब हम अभी आपको आप लोगों को लिस्ट देंगे। ये लिस्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लॉ क्लर्कशिप का एग्जाम दे रहे हो चाहे नहीं दे रहे हो, लेकिन उसकी हेडिंग यही पड़ी हुई है कि these provisions or these facts are relevant for the coming लॉ क्लर्कशिप एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर? आपको सिर्फ उस पर फोकस नहीं करना है, उसमें दी गई सारी चीजें सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर मैं पूछूं संभवी मिश्रा से व्हाट इज फंडामेंटल राइट, तो क्या आंसर करोगे बेटा? संभवी बताओ। सर की फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन 6 टाइप्स के हैं, और कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 14 से बेटा आर्टिकल बेटा 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 आई एम नॉट आस्किंग यू कि कहाँ पे है फंडामेंटल राइट, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज फंडामेंटल राइट, क्या है फंडामेंटल राइट, ये पूछ रहा हूँ। सर ग्रुप ऑफ राइट्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस ऑफ द कंट्री।
बहुत बढ़िया, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में, दे आर द बहुत पार्ट्स ऑफ बढ़िया। ह्यूमन राइट्स जो कि स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वाह, बहुत बढ़िया शाम्भवी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही डिफाइन करना है। आपको आपको आता सब कुछ है, आपको आता सब कुछ है, डी के दुबे। आपको क्या कर देना है, अपनी नॉलेज को यूज कर देना है वहां पे। देखो वहां पे आपसे बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं लिखने होंगे, लेंदी आंसर नहीं पूछा जाएगा। आपसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, छोटा छोटा, जैसे अभी डिग्री मैंने पूछा, डिफाइन डिग्री। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर, व्हाट इज जजमेंट, व्हाट इज एफआईआर, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसे आप लोग क्या करोगे कृतिका, आप लोग जितने भी इंस्टीट्यूट है, चाहे सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, इन सबका जो डिफिनीशन वाला प्रोविजन होता है वो पूरा अच्छे से पढ़ के चले जाओगे। डिफिनीशन वाला प्रोविजन अच्छे से पढ़ोगे। नंबर 2, जो हम टॉपिक अभी भेजेंगे आप लोगों को, उन सारे टॉपिक को एक बार गो थ्रू कर लेना है, लेकिन बहुत अंदर नहीं घुस जाना है। ये नहीं कि रट्टा मारने लगो कि दिन भर बैठ करके वही रट रहे हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? रीटा रॉय, आपको उसमें बहुत घुस नहीं जाना बेटा। हाँ, नंबर 2, नंबर थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ध्यान से सुनो बेटा सब लोग। बेटा वो ये नंबर थर्ड वाली बात ये है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, attempt all the question। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी भैया। 99% लोगों से आप अपने आप आगे हो जाओगे अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया सारे क्वेश्चन को। समझ रहे हो सब लोग? तो आप क्या फोकस करोगे, आपको अटेम्प्ट करने पर फोकस कर रहे हैं कि हमको एनी हाउ अटेम्प्ट कर देना है। तो आपको आता है चाहे नहीं आता है, आपको आता है चाहे नहीं आता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आंसर नहीं भी आता है तो उसके इर्द गिर्द की चीजें लिख देनी है, बट लिख के जरूर आना है। कृतिका समझ रहे हो बेटा? ध्यान देना सब लोग। रोहित मिश्रा, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर, यस सर। क्या क्या अप्रोच मैंने बताया? मोस्ट सर इंपॉर्टेंट सारे थिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने ही करने से मर जाना वहां पे, लेकिन छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। ये 99.99% लोगों से आपको अपने आप आगे कर देगा। इज इट क्लियर? अप्रोच देखो, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग के चक्कर में मत पड़ जाना वहां पे कि मैं नहीं तो मैं पहला आंसर ऐसा लिखूंगी कि इंप्रेस हो जाएगा टीचर। अरे घंटे इंप्रेस हो जाएगा यार आपसे। पहला आंसर आपने बहुत बढ़िया लिख दिया, फुल आउट ऑफ फुल दे दिया, आपको मान लो 10 नंबर का था 10 नंबर दे दिया। अगले क्वेश्चन में पता चला कि यार ये तो ऐसी मतलब गंदा गंदा लिखी हुई है कि इसको देख के ही उल्टी आ रहा है हमें। ऐसा नहीं कर रहा है, हमको सबको इक्वली लेकर के चलना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Attempt all the question. Don't be too stressed while answering your question. Have faith in yourself. You people are the best people. Is it clear? आप लोग बेस्ट सीटेड कैंडिडेट हो इस एग्जामिनेशन के लिए। आपसे अच्छा कोई कैंडिडेट ही नहीं है लॉ क्लर्क के लिए। समझ रहे हो? तो अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। रुक जाओ, भागो मत, अभी नहीं। मैं उसका भी जो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर कैसे करोगे, उसका आंसर ऐसे करोगे, बीच में हेडिंग डालोगे। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका आंसर करते टाइम ऐसे लिखोगे, आंसर नंबर 1, फिर उसको ऐसे अंडरलाइन करोगे। और मान लो उसमें क्वेश्चन पूछा डिग्री, डिफाइन डिग्री, तो ऐसे लिखोगे आंसर नंबर 1। इसी आंसर नंबर 1 के नीचे क्या लिखोगे, डिग्री, फिर इसको भी अंडरलाइन करोगे। फिर यहां से लिखना शुरू करोगे कि डिग्री इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, खूब लिखोगे। समझ रहे हो? टेक हेडिंग, डेराइव हेडिंग फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ।
हमको हेडिंग कहाँ से बेटा डिराइव करनी, क्वेश्चन इटसेल्फ से डिराइव करनी है। और हेडिंग बनाना है, हेडिंग को ऐसे बीच में लिखना है। मेक योर आंसर विजिबल, मेक योर आंसर रिप्रेजेंटेटिव, टच एवरी एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है इस वाली बात में? नहीं। हाँ कृतिका बोलो। सर आप बोले ना किसी को डाउट नहीं है तो वही बोले नो सर। हाँ, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, और अपनी कैपेबिलिटी पर कभी मत डाउट मत करना। वहां पे लिखते टाइम कभी ये मत सोचना, अगर मान लो कठिन पेपर पूछ लिया गया, मान लो हम अभी आपको टॉपिक देंगे, टॉपिक तो हम एक्सपेक्टेड टॉपिक देंगे ना, जरूरी थोड़ी नहीं उसे पूछ लिया जाएगा। लेकिन लेकिन अगर मान लो उससे क्वेश्चन नहीं आता है, तब तो आप सोचो कि यार मतलब हाथ पांव फूलने लगे, नहीं फूलवाना है भाई हाथ पांव, अपने नब्ज पर कंट्रोल रखना है। और क्या कर देना, मैं क्या बता रहा हूं आपको, नहीं जानते हो, अगर आप एग्जैक्ट आंसर बेटा नहीं जानते हो तो उसके इर्द गिर्द की चीजें लिख देना है। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो सब लोग, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज मनी बिल, क्वेश्चन पूछ लिया, कृतिका बताओ बेटा व्हाट इज मनी बिल। कृतिका क्या, कृतिका क्या कह रही हो बेटा, मैं नहीं समझ पाया। यस सर मनी बताओ बिल। व्हाट इज मनी बिल। बेटा खाली आपका यस सर सुनाई पड़ा, उसके बाद का कुछ नहीं सुनाई पड़ा हमें। किसी को सुनाई पड़ा हो तो हमें बता दें। नो रोहित सर। मिश्रा आप, नहीं पता है कृतिका आपको? नो सर। अच्छा रोहित मिश्रा आप बताइए बेटा व्हाट इज मनी बिल। सर जो बेसिकली ऐसा है कि फाइनेंशियल मैटर से डील करता है, बोरोइंग टेकिंग गवर्नमेंट जो करती है उससे ठीक रिलेटेड है है, रोहित मिश्रा, टैक्सेशन। रुक जाओ अनु, हाँ हाँ ठीक है सही। हाँ अनु बताओ, आप हैंड रेज कर रही हो। So money bill is defined in Article 110 of the Constitution of India and it deals with the financial matters like taxation. बहुत बढ़िया। अब मान लो कि आपको ये कतई नहीं पता था, जैसे कृतिका को नहीं पता था, आपको कतई नहीं पता है कि व्हाट इज मनी बिल, कि सेक्शन 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, ये मैटर डील करता है टैक्सेशन से, बोरोइंग से, ये से ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं पता, कुछ नहीं पता आपको, तो क्या करोगे? आपको बेटा मनी के बारे में तो पता है, मनी तो जानते हो ना क्या मनी होता है, बिल को जानते हो बिल क्या होता है, तो आपको ऐसे आंसर करना है, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल ऐसे डालोगे, आंसर नंबर 3 मनी बिल, मनी बिल। आपको प्रोविजन ओरिजिन कुछ नहीं पता, आप ब्लैंक हो, इसमें कुछ नहीं जानते हो, आप एकदम कपाटेट हो, तो क्या लिखोगे इसमें कि मनी बिल इज, मनी बिल is that kind of bill which deals with money matters। हाँ? पढ़ के सुनाओ तो मम्मी मैं क्या लिखा हूं। Money bill is that kind of bill which deals with money matters. मनी मैटर्स। देखो आपको मनी, आपने भैया कुछ मैंने कुछ अलग से कुछ थोड़ी लिख दिया, मुझे भी नहीं पता था एक तरह से, तो मैंने क्या किया, मैंने इसका आंसर करते क्या लिखा कि मनी बिल इज दैट काइंड ऑफ बिल व्हिच डील्स विद मनी मैटर्स। अब जिसको नॉलेजवा होगा कि वो टैक्सेशन ये सब वो भी मनी मैटर है भैया, कुछ और नहीं है। तो अगर आपको नहीं आता है तो भी आपको कॉमन सेंस से उसमें जो वर्ड पता है क्वेश्चन के, उस वर्ड को पकड़ करके उसको कर देना है, डिफाइन कर देना है। कृतिका ये बात समझ में आ रही है तो तुम सब करो। सौ में चलता है, आर यू गेटिंग इट?
बेटा इसका मतलब ये है कि हमको कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। जो नहीं आता है उसको हमको उसमें कोई भी वर्ड पकड़ना है जो हमें आता हो, और उस वर्ड को पकड़ करके और कुछ ना कुछ लिख देना है। आंसर छोड़ के नहीं आना है। ऑल द क्वेश्चन इज द फर्स्ट बेसिक रूल। और फिर आटम द फर्स्ट, मतलब ऑल द क्वेश्चन वाले में के बाद में आएगा कि सर जी जो नहीं है जानता हूं या जो नहीं जानती हूँ उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो उसको ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। समझ रहे हो सब लोग? हम सब करो अगर वाली बात समझ रहे हो तो। हर चीज को टू द पॉइंट एग्जैक्ट लिख के आने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको आप टू द पॉइंट एग्जैक्टनेस के साथ जानते हो उसको टू द पॉइंट एग्जैक्टनेस के साथ लिखो। जिसको नहीं जानते हो उसके सामने बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश। बुश है मनी बिल, और इसके अराउंड हम बीट कर रहे हैं कि भैया कोई भी बिल होगा जो मनी मैटर से डील कर रहा होगा मनी बिल होगा, काम खत्म। अगर आपको उस समय पे एग्जाम्पल एग्जाम्पल कुछ याद है कि टैक्स हो गया, बोरोइंग हो गया, ये सब मनी मैटर है ना, हो गया मनी बिल। लेकिन बेटा अगर आपको पता है कि अंडर सेक्शन 100 अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज बीइंग प्रोवाइडेड, तो वो जरूर लिखना। फिर जो जो पता है उसमें ये सब मत करना हुआ, जो नहीं पता है सिर्फ उसमें करना है। इज इट क्लियर डीके दुबे? यस सर। हाँ, तो ये चीज हो गई स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर के। स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आप ये 3-4 चीजें फॉलो करते हो तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका क्लियर हो जाएगा। नंबर नंबर फिफ्थ पॉइंट, इंटरव्यू के लिए क्या करना है। इंटरव्यू के लिए क्या करना है? क्योंकि इंटरव्यू अगले ही दिन हो जाएगा, अगले दिन इंटरव्यू हो जाएगा। तो जब हम ये पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, जो आज हम टॉपिक आपको आइडेंटिफाई करके देंगे उसको पढ़ते टाइम हमको ये थोड़ा थोड़ा उसका रट्टा भी मार लेना है। रट्टा मारोगे बेटा तभी बोल पाओगे। अगर आपको चीजें याद नहीं होंगी, रटे नहीं होगी, तो आप बोल नहीं पाओगे। बोल पाने के लिए चीजों को आपको याद होना चाहिए। अगर आप सोचने लगे तो बोल कहां पाओगे, क्योंकि आपसे आपके पास 2 घंटे 3 घंटे का टाइम नहीं होगा कि आप सोच सोच के बोलो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रोहित मिश्रा, धर्मेंद्र दुबे, कृतिका। यस सर। सोचने का स्कोप नहीं है बेटा। किस चीज का स्कोप है? रट्टा मार लेना थोड़ा थोड़ा, एक एक लाइन हर चीज के विषय में। अगर आप पढ़ रहे हो डिग्री तो एक लाइन आपको डिग्री के बारे में पता हो। अगर आप पढ़ रहे हो एफआईआर तो एक लाइन आपको एफआईआर के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, सब लोग ये बात समझ रहे हो? तो जब ऐसा कर लोगे आप तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस इंटरव्यू रेडी हो जाओगे। बेटा यही एक एक लाइन क्या करना है, जब आंसर लिख रहे हो ना तो वो जो रट्टा मारी वाली लाइन है वो पहली लाइन में लिखना स्क्रीनिंग टेस्ट में, क्योंकि पहली लाइन एकदम सही लाइन होनी चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करे वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, भाई कितना जानकार बच्चा है, देख रहे हो एकदम एग्जैक्ट प्रोविजन लिख दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम सब करो। तो ये हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट, ये हो गया इंटरव्यू का पूरा। और आपको टॉपिक अभी आपको तुरंत डिलीवर कर दिया जाएगा। आपको उसके इतर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लीगल रिलेटिव के उसमें आपके ग्रुप में दो एडमिन है, आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस हम सर। सब करोगे वाली बात क्लियर है तो? रोहित मिश्रा कुछ पूछना है? धर्मेंद्र दुबे, कृतिका, नो सर। ऋचा, हाँ सर। कुछ पूछना हो तो पूछो। सर वहाँ हम लोग से काम क्या कराएंगे अगर ज्वाइनिंग होती है तो? बेटा कुछ काम नहीं करना होता, रिसर्च करना होता। पढ़ाई करके उनको उनके जजमेंट होंगे, जजमेंट सब पूरा जजमेंट जज नहीं पढ़ता है, जजमेंट आप पढ़ोगे उसमें से बताओगे कि सर इसमें ये पॉइंट है। ठीक है, अच्छा। हाँ वो आपको वहां पे सिखाएंगे। हम मैं ही सब मत मुझसे ही मत सीख लो सब, नहीं कुछ वहां से भी कुछ वहां से भी सीखने का रखो भाई। नहीं, कोई पूछ रहा था कि अगर उस पद पे जाओगे तो क्या क्या तुमसे काम क्या कराएंगे, उस बारे में थोड़ा जान लो। उनका ठीक है। हाँ तो आप आपसे क्या, और हाँ वहां पे एग्जाम क्या कहते हैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। एक क्वेश्चन इंटरव्यू में जरूर पूछेंगे कि क्या आपने लिख लो सब लोग। अभी रिसर्च
किया है? क्वेश्चन आपसे पूछेंगे क्या आपने कभी रिसर्च किया है? इसका आंसर करना यस किया है सर, बहुत किया है। कभी ना किया हो, कभी ना देखे हो क्यों, तब भी यही कहना कि बहुत किया है सर, बहुत, मैं तो बहुत विद्वान हूँ। ठीक है, अब पूछेगा कि हाँ भैया तुम रिसर्च किए हो तो बताओ जरा रिसर्च के बारे में बताओ, तब बताना। आंसर क्या करना वो देखो, आंसर क्या करना, कह देना एससीसी ऑनलाइन पर रिसर्च किया है केस लॉ का, या तो मनु पात्रा बोल देना, मनु पात्रा, या क्या बोल देना, लाइव लॉ बोल देना। ये सारी चीजें ध्यान रखो। ये इसका आंसर क्या करोगे, ये जरूर पूछेंगे आपसे। अगर आप ये कह दिए कि हम तो सर जी हम तो बहुत चूतिया हैं, हमको कुछ आते ही नहीं, हम तो रिसर्च में नहीं किए सर जी, तुम उल्टा पूछ ले सर जी ये रिसर्च क्या होता है? अरे वो जूते से मार के भगाएगा भैया कि तुम्हें रिसर्च नहीं आता है, तुम रिसर्च एसोसिएट बनने आए हो। समझ रहे हो ना? तो आपको ये तैयार होके जाना है आंसर क्या, कि सर जी हम तो मतलब महारथी, हम पैदे हुए थे रिसर्च करते करते। ठीक है, वो उसमें उसमें पहली चीज ये, इसमें से कोई एक ही एक बताना। और जो है कि मनु पात्रा यूज, मान लो अगर आप एससीसी ऑनलाइन बता रहे हो और पूछता है कि मनु पात्रा यूज, तो कहे तो कि सर जी नहीं नहीं हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, हम एससीसी ऑनलाइन से ही रिसर्च कर लेते थे सब। ठीक है, अब आपने ये बताया है तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि कैसे रिसर्च करते थे, तो इसके लिए थोड़ा गूगल कर लेना कि इस पे कैसे रिसर्च किया जाता है। सब लोग थोड़ा थोड़ा गूगल करोगे या यूट्यूब से देख करके कोई छोटा छोटा वीडियो देख लोगे। ठीक है, कि एससीसी लाइन पे या मनु पात्रा पे लाइन लॉ पे रिसर्च कैसे किया जाता है, और जैसा जैसे वो बताए वो प्रोसीजर अपने एक पेज पे लिख के रट्टा मार लेना, और वहां पे जाकर के कह देना सर जी ये फॉर्मेट होता है, वो एससीसी ऑनलाइन लॉग इन करो, वो सब ऐसे करके वहां से सर्च कर लेते हैं, पीडीएफ होता है पढ़ लेते हैं, ये होता है वो होता है, सब बता देना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इस आंसर क्लियर रेडी रह रहा है, क्योंकि इस आंसर को अगर आप क्लियरली बता दिए तो आपका काम हो गया। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग? यस तो सर। इस तीन का नाम लिख लो, एससीसी ऑनलाइन, मनु पात्रा और लाइव लॉ का। इसमें से कोई एक के बारे में गूगल सर्च करो या यूट्यूब पे सर्च करो। ठीक है, हाउ टू डू रिसर्च, क्वेश्चन लिख लो, यही लिखना यूट्यूब पे, हाउ टू डू रिसर्च ऑन, इन तीनों में से किसी का नाम जोड़ देना इसके बाद में, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना। जब ये कर दोगे तो वो उसमें कोई कुछ खुल के आएगा, और उस वीडियो को ध्यान से सुनना, 3 4 5 बार सुनना, बस याद हो जाएगा। और याद हो चाहे ना हो तो उसमें लिख करके रट्टा मार लेना, वही बच्चे जाके बता देना कि सर जी ऐसे ऐसे रिसर्च होता है और मैं पैदा हुआ था तब से रिसर्च में कर रहा हूँ सर। ठीक है, सब लोग समझ रहे हो? सब लोग हम सब कर दो, मेरी वाली बात समझ रहे हो तो? यस सर। हाँ, तो हमने आपको स्क्रीन टच का सब बता दिया, हमने आपको इंटरव्यू का सब बता दिया। दिस इज एंड ऑफ द क्लास एंड यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट to get selected into the research associate examination. There is no power in this earth which can infringe or hinder your entrance into the law researcher examination. Is it clear to everyone? यस सर। इस धरती पर कोई भी ताकत नहीं है, इस धरती पर कोई भी ताकत नहीं है जो कि आपका एंट्री रोक सके इलाहाबाद हाईकोर्ट में लीगल रिसर्चर बनने से। बस क्या करना है, आपको तैयार रखना है, तैयार रहना है इन सारे क्वेश्चंस को लेकर के। आपको जो टॉपिक दिया जाएगा उस चीज पे तैयार रहना है। इज इट क्लियर? यू पीपल आर द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ एंड गो एंड फाड़ वाड़ दोगे एकदम हाई कोर्ट को। ठीक है, चलो बाय बाय, जाओ तुम लोग, बहुत हुआ।